कभी सोचा है कि वैज्ञानिक टीके या नई दवाएं बनाने के लिए जो खरबों सेल्स चाहिए वो आखिर उगाते कैसे हैं? इसका जवाब एक बड़ी ही जबरदस्त तकनीक में छिपा है, जिसका नाम है सेल सस्पेंशन कल्चर। चलिए आज इसी कमाल के विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। जरा सोचिए, मान लीजिए कि कैंसर की कोई नई दवा बनानी है और उसके लिए अरबों खरबों खास सेल्स की जरूरत है। अब उन्हें एक एक करके छोटी छोटी पेट्री डिश में उगाना, अरे ये तो ऐसा हो गया जैसे कोई चम्मच से एक पूरी झील भरने की कोशिश कर रहा हो। तो फिर सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक इतनी बड़ी तादाद में सेल्स बनाते कैसे हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। इस मुश्किल से निपटने के लिए वैज्ञानिकों ने एक नया रास्ता निकाला। उन्होंने सेल्स को एक चपटी सतह पर उगाने के बजाय उन्हें एक लिक्विड, एक तरल में उगाना शुरू कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसे एक खेत में फसल उगाने से सीधे एक मल्टी स्टोरी वर्टिकल फार्म में खेती करने चले जाना। पैदावार कहीं ज्यादा और जगह का इस्तेमाल भी बेहतरीन। तो आखिर ये सेल सस्पेंशन कल्चर है क्या चीज? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे आप सूप बना रहे हों। अगर सारी सब्जियां बर्तन के तले में ही बैठी रहें तो वो ठीक से पकेंगी नहीं, है ना? लेकिन अगर सूप को लगातार हिलाते रहें तो हर चीज बराबर पकती है और स्वाद भी बढ़िया आता है। बस ठीक इसी तरह इस तकनीक में सेल्स पोषक तत्वों से भरे एक लिक्विड में तैरती रहती हैं, जिससे उन्हें हर तरफ से पोषण मिलता है और वो तेजी से बढ़ पाती हैं। अच्छा, तो अब सवाल ये है कि इन तैरती हुई सेल्स को हेल्दी और खुश कैसे रखा जाए? इसका राज छिपा है एक सेल्यूलर जकूजी में। हाँ, सुनने में बड़ा मजेदार लगता है, पर इसके पीछे का विज्ञान बहुत गहरा है। जी हाँ, लगातार गति। जैसे जकूजी का पानी हमेशा घूमता रहता है, ठीक वैसे ही इस कल्चर में पोषक तत्वों से भरे लिक्विड को भी हमेशा हिलाया जाता है। पर ये एक मामूली सी हरकत इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, ये मूवमेंट एक बिजी शहर के ट्रैफिक कंट्रोलर की तरह 3 बहुत जरूरी काम करती है। पहला, ये ऑक्सीजन जैसी जरूरी गैस को अंदर लाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे वेस्ट को बाहर निकालती है। दूसरा, ये पक्का करती है कि खाना यानी पोषक तत्व हर एक सेल तक बराबर पहुंचे। और तीसरा, ये सेल्स को आपस में चिपक कर बड़े बड़े गुच्छे बनाने से रोकती है, ताकि सब कुछ एकदम स्मूथ चलता रहे। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि ये काम कैसे करता है, पर इस सेल्यूलर जकूजी को चलाने के, इसे मैनेज करने के 2 मेन तरीके हैं। इन दोनों तरीकों को समझने के लिए ये एनोलॉजी एकदम परफेक्ट है। बैच कल्चर एक बंद लंच बॉक्स जैसा है, जो कुछ अंदर है बस उसी से काम चलाना है। दूसरी तरफ कंटिन्यूअस कल्चर एक सुशी कन्वेयर बेल्ट की तरह है, जहां ताज़ा प्लेटें लगातार आती रहती हैं और पुरानी हटती रहती हैं। मतलब बैच कल्चर एक क्लोज्ड सिस्टम है। एक बार न्यूट्रिएंट्स डाल दिए और जब वो खत्म हो गए तो सेल्स की ग्रोथ रुक जाती है। वहीं कंटिन्यूअस कल्चर एक ओपन सिस्टम है। इसमें ताज़ा न्यूट्रिएंट्स लगातार डाले जाते हैं और पुराना मीडियम निकाला जाता है, जिससे सेल्स हमेशा एक स्टेबल ग्रोथ की हालत में रहती हैं। तो सवाल ये है कि कौन सा तरीका कब चुना जाता है? चलिए पहले लंच बॉक्स यानी बैच कल्चर की बात करते हैं। इसकी लाइफ साइकिल, इसका जीवन चक्र ना बहुत प्रिडिक्टेबल होता है। ये एक क्लासिक एस शेप के ग्रोथ कर्व को फॉलो करता है। तो ये एस शेप का कर्व हमें सेल्स की जर्नी के बारे में क्या कहानी बताता है? ये बिल्कुल एक पौधे के जीवन चक्र जैसा है। पहले आता है लैग फेज, जिसमें सेल्स नए माहौल में खुद को एडजस्ट करती हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक बीज अंकुरित होने की तैयारी करता है। फिर आता है लॉग फेज, जहां वो रॉकेट की स्पीड से बढ़ती हैं, जैसे कोई पौधा तेजी से बड़ा होता है। इसके बाद जैसे जैसे खाना कम होने लगता है, ग्रोथ धीमी हो जाती है और आखिर में स्टेशनरी फेज आ जाता है, जब ग्रोथ पूरी तरह रुक जाती है। अब जब हम मूल बातें समझ गए हैं, तो चलिए कुछ और बारीकियां देखते हैं। अलग अलग ज़रूरतों के हिसाब से वैज्ञानिक इस सेलुलर जकूजी को कस्टमाइज कैसे करते हैं। बैच सिस्टम में मूवमेंट पैदा करने के कई तरीके हैं। ये कुछ वैसा ही है जैसे कॉकटेल को शेक करना है या स्टर करना है। काम दोनों से होता है, पर टेक्सचर अलग होता है। इसी तरह ऑर्बिटल शेकर या घूमने वाली बोतलें, ये सब अलग अलग तरह की गति पैदा करती हैं, जो अलग अलग सेल्स के लिए ज़रूरी होती है। कंटिन्यूअस कल्चर को कंट्रोल करना तो और भी एडवांस्ड है। ये एक कार के क्रूज कंट्रोल सिस्टम जैसा है। कीमोस्टैट एक नॉर्मल क्रूज कंट्रोल की तरह है, जहां आप एक न्यूट्रिएंट को लिमिट करके ग्रोथ की स्पीड तय करते हैं। वहीं टर्बिडोस्टैट एक एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसा है, जो सेंसर से सेल्स की डेंसिटी को मापता है और ज़रूरत के हिसाब से ताज़े न्यूट्रिएंट्स डालकर स्पीड को एडजस्ट करता रहता है।
ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। सोचिए, कुछ सेल्स इतनी नाजुक होती हैं कि वो लगातार हिलने डुलने का स्ट्रेस बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। तो ऐसी नाजुक सेल्स के लिए वैज्ञानिक क्या करते हैं? इसका जवाब है इमोबिलाइज्ड सेल कल्चर। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी बहुत नाजुक चीज को बबल रैप में लपेट देना। इसमें सेल्स को एक प्रोटेक्टिव जेल में बंद कर दिया जाता है। ये उन्हें मूवमेंट के तनाव से बचाता है, लेकिन न्यूट्रिएंट्स उन तक आराम से पहुंचते रहते हैं। कितना सरल और कितना शानदार समाधान है। हमने तकनीक के बारे में तो बहुत बात कर ली, लेकिन लैब से बाहर की दुनिया में इस शक्तिशाली तकनीक से क्या किया जा सकता है? इसका असर हमारी दुनिया पर बहुत गहरा है, खासकर दवाइयों और खेती के क्षेत्र में। कई टीके और एंटीबॉडी दवाएं इसी तकनीक का इस्तेमाल करके बड़े पैमाने पर बनाई जाती हैं। और जब बात पौधों की आती है तो ये तकनीक और भी जादुई हो जाती है, और इसका क्रेडिट जाता है टोटीपोटेंसी नाम की एक खासियत को। ये एक बीज की तरह है। जैसे एक छोटे से बीज में एक पूरा पेड़ उगाने की ताकत होती है, ठीक वैसे ही एक अकेले पौधे की सेल में भी पूरे पौधे को फिर से बनाने की सारी जेनेटिक जानकारी मौजूद होती है। ये लाइन इस तकनीक की असली ताकत को बताती है। सिर्फ एक सेल से एक पूरा जीता जागता जीव उगाया जा सकता है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है, लेकिन सेल सस्पेंशन कल्चर इसे बड़े पैमाने पर हकीकत बना रहा है। तो इस तकनीक का भविष्य क्या है? ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब एक सेल में पूरे जीव का कोड छिपा हो, तो संभावनाएं अनंत हैं। क्या हम इस तकनीक से ऐसी फसलें बना सकते हैं जो रेगिस्तान में भी उग सकें? या शायद क्या हम विलुप्त हो चुकी प्रजातियों को वापस लाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं? भविष्य चाहे जो भी हो, ये तो तय है कि उसकी शुरुआत एक सेल से ही होगी।